जो बैलेंस शीट प्रेजेंट होती है, एनुअल रिपोर्ट प्रेजेंट होती है, उसको हम देखते हैं और उसके बेसिस पर हम उसका एनालाइज करके डिफरेंट रेशियोज को, जो भी प्रॉफिटेबिलिटी एट सेक्टर रेशियोज है, करंट रेशियोज है, उनके बेसिस पर हम एक अपना एक डिसीजन बनाने की कोशिश करते हैं। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स में हम प्रमोटर्स की बैकग्राउंड देखते हैं, डायरेक्टर्स देखते हैं, कौन लोग उसके साथ जुड़े हैं, कौन इन्वेस्टर्स हैं, कौन प्रमोटर्स हैं, क्या उनका प्रोडक्ट है। ये सब सारी चीजें हम लोग फंडामेंटल के अंदर देखते हैं। तो हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस और क्वालिटेटिव एनालिसिस दो एरियाज को कवर करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर। फंडामेंटल एनालिसिस जो भी हम यहाँ से आगे पढ़ेंगे, उसका मंथ में एक पूरा टॉपिक हम फंडामेंटल एनालिसिस का किया करेंगे। और उसके अलावा जो हमारी 6 to 7 क्लासेस होंगी वो टेक्निकल एनालिसिस पर होंगी। यानी कि हमारी स्टडी का 90% पार्ट ये है और 10% पार्ट ये है। तो हम लोग सबसे पहले टेक्निकल एनालिसिस से स्टार्ट करेंगे कि टेक्निकल एनालिसिस होता क्या है। आप लोग बहुत सारी अगर आप फॉलो करते हैं स्टॉक मार्केट को, और अगर आप अपने टीवी वगैरह, सीएनबीसी या जी न्यूज, जी बिजनेस वगैरह देखते हैं, तो वहां पे इन सब टर्म्स की चर्चा होती रहती है। तो टेक्निकल एनालिसिस है क्या एक्चुअल में? टेक्निकल एनालिसिस एक ऐसा एनालिसिस है जो कि पास्ट मूवमेंट, जो प्राइस, कोई भी एसेट है, यहाँ एसेट का मतलब हमारे लिए स्टॉक ही है, तो हम स्टॉक या मार्केट एज ए निफ्टी या बैंक निफ्टी, अगर इंडेक्स की बात करें तो हमारे लिए ये एसेट है। यहाँ पे उनके पास्ट मूवमेंट क्या, प्राइस का जो पास्ट मूवमेंट है, स्टडिंग प्राइस पास्ट मूवमेंट ऑफ एसेट, उसको स्टडी करते हैं, बैक टेस्टिंग करते हैं, और उसके बाद उस इंफॉर्मेशन को यूज करके हम फ्यूचर की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं कि भाई ये किस डायरेक्शन में जा सकता है। तो हम पिछला कुछ समय का उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे, मान लीजिए हम 6 मंथ देखते हैं, और हम ये कोशिश कर सकते हैं कि भाई आगे इसकी किस तरीके की संभावनाएं बनती हैं। जैसा कि मैं आपके साथ स्टॉक मार्केट लर्निंग ग्रुप के अंदर डालता रहता हूँ कि भाई इस उसको मैं क्या करता हूँ कि पिछला प्राइस का स्टडी करता हूँ और फ्यूचर की प्रोबेबिलिटी देख के हम लोग एक अपना डिसीजन लेते हैं कि हमें इसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो वो हमें बताता है टेक्निकल एनालिसिस। इसके अंदर टेक्निकल एनालिसिस के अंदर आपको 3 एजम्पन्स लेकर चलनी पड़ेगी। कोई भी आप कंसेप्ट पढ़ते हैं तो उसमें कुछ एजम्पन्स होती हैं जिसके बेसिस पर आपका डिसीजन डिपेंड होता है। पहला एजम्पन होता है कि भाई जो भी एसेट का प्राइस है इस समय, मान लीजिए जैसे कि हम डीएलएफ का एग्जांपल लें, तो इस समय अगर डीएलएफ 330 रुपए चल रहा है, तो इसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। जितनी भी इंफॉर्मेशन इस प्राइस को अफेक्ट कर सकती है, जो भी जानकारी इस कंपनी के प्राइस को अफेक्ट कर सकती है, वो सारी जानकारी के होने के बाद इसकी वैल्यूएशन 330 रुपए के ऊपर पहुंची। तो टेक्निकल एनालिसिस की पहली एजम्पशन ये है, पहली अवधारणा ये है कि भाई जो ये 330 रुपए प्राइस चल रहा है, या मार्केट में जो इस समय 15,900 मार्केट चल रही है, वो सारे जितने भी फैक्टर्स उसको अफेक्ट कर सकते हैं, चाहे वो निगेटिवली या पॉजिटिवली अफेक्ट करें उसकी डिमांड एंड सप्लाई को, वो सारे फैक्टर्स लेने के बाद इसका प्राइस 15,900 है। भले ही वो किसी एनालिस्ट को लगे कि ओवर वैल्यूड है, किसी को लगे अंडर वैल्यूड है, लेकिन टेक्निकल एनालिसिस ऐसा मानता है कि भाई सारी चीजें इसके अंदर अफेक्ट आ चुका है, और उसके बाद इसका प्राइस 15,900, या अगर डीएलएफ स्टॉक की बात करें तो 330 रुपए है। अब इसका एक एक्सेप्शन ये है कि भाई किसी को ये नहीं पता कि एक्ट ऑफ गॉड क्या होता है। जैसे कि हमें एक महामारी का सामना करना पड़ा पिछले साल, तो जब मार्केट वहां पे 12,000 के आसपास चल रही थी, तो एकदम से 7,500 आई, तो जो 7,500 जो प्राइस आया, उसके अंदर एक्ट ऑफ गॉड का बहुत बड़ा रोल था। तो इसका एक्सेप्शन ये होता है कि ये वाली इंफॉर्मेशन को देखिए कोई भी चीज कैप्चर नहीं कर सकती। भगवान किसी की मान लीजिए डीएलएफ के डायरेक्टर की डेथ कर हो जाती है, सीएमडी की, तो वो एन एक्ट ऑफ गॉड है, और उसकी वजह से इसका 20% 30% प्राइस गिर जाता है, तो वो उसका एक्चुअल रिफ्लेक्शन नहीं है। तो एक्सेप्शन इसमें आपको एक्ट ऑफ गॉड का लेना पड़ेगा। दूसरा एजम्पशन क्या है कि प्राइस ऑफ द एसेट ट्रेंड। तो ट्रेंड्स के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन अगर सिंपल भाषा में आप देखें तो यानी कि एक किसी डायरेक्शन में स्टॉक है, या तो नीचे की तरफ चल रहा है,
या अपसाइड की तरफ जा रहा है या एक सीधे वे में चल रहा है, तो इसको हम ट्रेंड बोलते हैं। इसको हम साइडवे ट्रेंड बोलते हैं, आपकी जानकारी के लिए अगर सिंपल। इसको हम बियरिश ट्रेंड बोलते हैं जब नीचे की तरफ जाता है, इसको हम बुलिश ट्रेंड बोलते हैं। इन टर्म्स को हम आगे समझेंगे, लेकिन आपको अभी यहाँ पे समझने की ये जरूरत है कि कोई भी प्राइस किसी भी एसेट का, यानी कि जो हम इस समय एनालाइज कर रहे हैं, डीएलएफ कर रहे हैं या मार्केट को एज ए होल यहाँ पे अगर हम एनालाइज कर रहे हैं, तो उसका जो प्राइस है वो ट्रेंड करता है। और उसका जो चेंजेस हैं, ये ऐसा नहीं होता कि 15,900 से एकदम से ये 12,000 आ जाएगा। एक ट्रेंड के बेसिस पे नीचे आएगा या एकदम से 17,000 पहुंचेगा। तो एक ट्रेंड पहले फॉलो करेगा, उसके बाद ये 17,000 20,000 पहुंचेगा या 12,000 नीचे की तरफ। और रैंडम बेसिस पे नहीं है, ट्रेंड को फॉलो करता है। तीसरा कहता है कि भाई हिस्टोरिकल ट्रेंड्स टू रिपीट इटसेल्फ, यानी कि जो पिछला बैक टेस्टिंग है 6 मंथ की, उसके जैसा ही बिहेवियर आगे दिखाएगा। मान लीजिए आपका एक दोस्त है, आप उसको बहुत सालों से जानते हैं, तो आप उसके किसी भी मूवमेंट का, अगर मान लो उसकी किसी से दोस्ती होती है या किसी से लड़ाई होती है, तो आप ये जान जाएंगे कि उसका बिहेवियर किस तरीके का होगा, क्योंकि आप उसको पिछले 8-10 साल से जानते हैं। या मान लीजिए वो कैसा परफॉर्म करेगा, कोई एग्जाम देने जा रहा है, तो आप अगर 8-10 साल से उसके साथ हैं, साथ स्टडी करते हैं किसी दोस्त की, तो आप अगर पिछले 10 सालों से जानते हैं उसको और उसको आगे फ्यूचर में कोई एग्जाम देने वाला, तो आप बताएंगे कि यार ये इंटेलिजेंट बंदा है, ये एग्जाम क्लियर कर सकता। तो आप कैसे जाने इस चीज को? आप जाने कि उसका जो पिछला बैकग्राउंड है, पिछले कुछ 10 साल जो मैं जानता हूं, उसके बेसिस पे मैं इसकी फ्यूचर की प्रोबेबिलिटी ले रहा हूं। तो वो ऐसा ही रिपीट करेगा। आज पिछले कुछ सालों में उसने, पिछले 8-10 सालों में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स पास किए हैं। अगर मान लीजिए मैं बिल्कुल ही अनजान हूं उससे, मैंने पीछे का कुछ भी नहीं देखा, तो मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं बता सकता। तो जनरली जो अपनी मार्केट में हम लोग आप देखते हो रिटेलर्स के, भाई ये यहाँ से भागेगा वहां से भागेगा, फ्रेंड से एडवाइस होती है, फ्री के टिप्स आते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं कि बिना देखे ही किसी के बारे में बात, तो उसको हम विदाउट लर्निंग एक आप स्पेकुलेशन कर रहे हैं कि भाई हाँ ये भागेगा। अब मान लीजिए जैसे क्रिकेटर ही है, दूसरा इसका एग्जाम्पल क्रिकेटर है। आप किसी क्रिकेटर का अगर पिछले 10 साल 5 साल का कोई रिकॉर्ड नहीं देखते कि भी उसने अच्छा रिकॉर्ड नहीं किया, तो अच्छा एक तरीके से नहीं खेला, तो आप फ्यूचर में भी ऐसा सोच सकते हैं कि भाई ये इस टीम के खिलाफ अच्छा नहीं खेलता। मान लो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अच्छा नहीं खेलता या श्रीलंका के खिलाफ अच्छा नहीं खेलता, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ बहुत अच्छा खेलता है। तो आप पाकिस्तान का जब मैच होगा तो आप सोचेंगे कि ये अच्छा रन बना सकता है। तो आपने क्या किया, उसका हिस्टोरिकल ट्रेंड देखा और उसके बेसिस पे फ्यूचर की प्रोबेबिलिटी निकाली। और वो क्यों निकाली? क्योंकि आपको लगता है कि जो हिस्ट्री है उसकी, वो अपने आप को रिपीट करेगी फ्यूचर। तो टेक्निकल एनालिसिस के अंदर हम लोग मार्केट एक्शन को एनालाइज करते हैं। मार्केट एक्शन, किसी का जो है अनम्यूट कीजिए। इसमें हम मार्केट एक्शन को, मार्केट एक्शन का मतलब दिन में जो ट्रेड्स हो रहे हैं या जो खरीद सेल हो रही है मार्केट के अंदर, उसके एक्शन को हम स्टडी एनालाइज करते हैं। कैसे करते हैं? स्टडी करके। स्टडी क्या करते हैं हम लोग? प्राइस को, प्राइस किस चीज का, एसेट का, और उस इंफॉर्मेशन को यूज करके क्या करना चाहते हैं, हमारा अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव क्या है कि फ्यूचर में उसकी क्या प्राइस ट्रेजेक्ट्री हो सकती है, यानी कि फ्यूचर में वो आगे बढ़ेगा या नीचे बढ़ेगा या फ्लैट रहेगा, या इसके अंदर मुझे इन्वेस्ट करना है, ताकि आप अच्छा डिसीजन ले सकें। तो आप जान रहे हैं यहाँ पे, तो एक तरीके से टेक्निकल एनालिसिस आपको क्या बता रहा है कि भाई आप यहाँ पे पास्ट के मूवमेंट को एनालाइज कीजिए किसी भी एसेट के प्राइस के, और उस इंफॉर्मेशन को यूज करके फ्यूचर की जो प्राइस ट्रेजेक्ट्री है उस एसेट की आप पता लगा सकते हैं। देखिए 100% पता नहीं लगता, क्योंकि भगवान के अलावा कुछ नहीं जानता, लेकिन एक प्रोबेबिलिटी रेशियो आपका इंप्रूव हो जाता है कि आप 70-80% एक हिट हो सकता है। नेक्स्ट, टेक्निकल एनालिसिस के अंदर हमने ये समझ लिया कि भाई टेक्निकल एनालिसिस होता क्या है। अब टेक्निकल एनालिसिस के अंदर हम पढ़ेंगे क्या? टेक्निक, देखिए किसी भी स्टडी को पढ़ने के लिए आपको बाइफरकेट करना होता है, टुकड़ों में बांटना होता है उस चीज को। तो मैंने यहाँ पे 3 तरीके से, जो मेरा पढ़ाने का तरीका है उसके अंदर मैंने 3 तरीके से डिवाइड किया है। पहला, हम लोग प्राइस एक्शन का एनालिसिस करते हैं यहाँ पे, और उसके साथ साथ वॉल्यूम का एनालिसिस करते हैं कि भी प्राइस कैसे मूव कर रहा है और वॉल्यूम क्या आ रहे हैं उसके अंदर।
उनको कैसे पता करते हैं? चार्ट पैटर्न्स के थ्रू, कैंडल्स पैटर्न के थ्रू, कैंडल चार्ट और वॉल्यूम्स और ट्रेंड्स वगैरह से हम लोग पता करते हैं कि पीछे किस तरीके का बिहेवियर किया और क्या प्राइस एक्शन बनता है। तो ये पहला अपना एरिया रहेगा जिसको हम आज स्टार्ट करेंगे। दूसरा, हम अंडरस्टैंडिंग करते हैं कुछ टेक्निकल इंडिकेटर्स की। टेक्निकल इंडिकेटर्स होते क्या हैं? टेक्निकल इंडिकेटर्स कुछ नहीं होते, लाइक जैसे मैं हूं, तो मैंने अपनी स्टडी की 1 साल तक मार्केट में और कुछ ऐसी टेक्निक्स लगाई जिसके बेसिस पे मैंने एक एक अपनी स्ट्रेटजी बना ली और उस स्ट्रेटजी को मैं चार्ट पर लेकर आ गया। मतलब चार्ट में मैंने कोडिंग करके चार्ट के अंदर फिट कर दिया। तो आप जो एमएसीडी वगैरह देखते हैं, आरएसआई देखते हैं, ये इसी तरीके से पीछे लोगों ने स्टडीज की और उसके बेसिस पर ये एक इंडिकेटर्स डेवलप किए। यानी कि आप अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर कुछ इंडिकेटर्स डेवलप कर देते हो और पब्लिकली वो अवेलेबल हो जाते हैं फ्रीली किसी भी प्लेटफॉर्म पे। तो उनकी अंडरस्टैंडिंग का भी हमारी लर्निंग का पार्ट है, जिसमें हम सिंपल मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल, सुपर ट्रेंड, आरएसआई, आरएस, बोलिंजर बैंड्स, एडीएस, बहुत सारे हैं। इसके अंदर हम ज्यादातर जो इंपॉर्टेंट टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं उनको कवर करेंगे सेकंड एरिया में। थर्ड एरिया जो है हमारा ट्रेड डाटा एनालिसिस रहेगा। यहाँ पे हम एक्सेल सीट का यूज करते हैं जिसमें हम रो डेटा को एनालाइज करते हैं। थर्ड, रो डेटा, यानी कि जो आज मान लीजिए कल मंडे को मार्केट खुलती है और मंडे मार्केट सुबह 9:15 से 3:30 तक ट्रेड होता है। 3:30 के बाद वहां पे 4:30-5 बजे तक एक्सेल फाइल डेवलप होती है। 6:30-7 के आसपास एनएससी अपनी वेबसाइट पे कुछ एक्सेल्स को डाउनलोड करने का, सीएसवी फाइल्स को डाउनलोड करने का ऑप्शन देता है, जिसमें हम लोग डिलीवरी वॉल्यूम एनालिसिस कर सकते हैं, ट्रेड डेटा का एनालिसिस कर सकते हैं, एफ एंड ओ फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट के डेटा का एनालिसिस कर सकते हैं। तो उन एक्सेल्स को डाउनलोड करके मैं कुछ आपको टेक्निक्स बताऊंगा कि इनके बेसिस पर आप देख सकते हैं कि कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं। इससे हमें मार्केट की डायरेक्शन पता चलती है कि भी एफआईआई क्या कर रहे हैं, डीआईआई क्या कर रहे हैं, रिटेलर्स क्या कर रहे हैं, ब्रोकरेज फर्म्स क्या कर रही हैं, उनको हम प्रो ट्रेड बोलते हैं। तो ये सब भी हम थर्ड पार्ट में करेंगे। अब होगा क्या कि यहाँ से गोइंग फॉरवर्ड क्या हमारी स्ट्रेटजी रहेगी, हम यहाँ से एक टॉपिक उठाएंगे, उसको कवर करेंगे, सेकंड टॉपिक यहाँ से उठाएंगे, उसको इसके साथ अलाइन करेंगे, थर्ड टॉपिक यहाँ से उठाएंगे, उसको अलाइन करेंगे और तीनों को मिला के एक स्ट्रेटजी डेवलप करेंगे। और स्ट्रेटजी डेवलप करने के बाद हम उसको आपको देंगे। मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे आप इस स्ट्रेटजी को ऐसे अप्लाई करके साथ साथ लर्निंग के अर्न करना स्टार्ट कर सकते हो। तो मैं नेक्स्ट 2 to 3 वीक्स में आप स्टार्ट हो जाएंगे, पहली स्ट्रेटजी हम डेवलप कर लेंगे। होपफुली थर्ड वीक में जाके हम लोग डेवलप कर लेते हैं एक स्ट्रेटजी, और उस स्ट्रेटजी के बेसिस पर आप अपना जैसे जैसे लर्निंग चलती रहेगी धीरे धीरे आप अपना इन्वेस्टमेंट छोटे अमाउंट से स्टार्ट करते रहेंगे। उसमें मैं आपको हेल्प करूंगा। तो वो मेरा मोटो है कि आप लर्निंग के साथ साथ अर्निंग, ताकि आप यहाँ की जो फीस है 1000 पर मंथ, वो उससे ज्यादा मुझे उम्मीद रहती है कि आप 5000 पर मंथ आराम से निकाल सकते हो। अगर आपने 50,000 या 1 लाख की कैपिटल इंट्रोड्यूस कर ली तो 50,000 से भी आप कमा सकते हो अगर आपने साथ साथ चलते हो। तो इस तरीके से हम लोग गोइंग फॉरवर्ड सिचुएशन हमारी रहेगी। अब टेक्निकल एनालिसिस में हमने सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, वो है चार्ट्स। तो चार्ट्स में पढ़ते हैं कि भी चार्ट्स होते क्या हैं। ठीक है, चार्ट्स की इंपॉर्टेंस सबसे पहले समझते हैं कि चार्ट्स का क्या चीज, क्यों जरूरत पड़ी है चार्ट्स की। चार्ट्स एक, अगर आप अपनी पर्सनल लाइफ का एग्जांपल लेते हैं तो इट्स लाइक ए बिल्डिंग ए हाउस विदाउट ओनिंग ए लैंड। यानी कि आपको आपकी जमीन ही नहीं है और आप उस पर घर बनाना चाहते हैं। अगर आप स्टॉक मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस को स्टडी करना चाहते हैं तो टेक्निकल एनालिसिस आप अगर विदाउट यूजिंग स्टॉक चार्ट आप यूज कर रहे हैं, मतलब कर रहे हैं एनालिसिस, तो आप इस तरीके से कर रहे हैं जैसे कि आप बिना जमीन खरीदे किसी घर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप इससे इंपॉर्टेंस लगा सकते हैं कि चार्ट की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। डेफिनेशन की बात करें तो मैंने सिंपलेस्ट फॉर्म इसको, इट्स ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाउ ए स्टॉक प्राइस ऑब्लिक ट्रेडिंग वॉल्यूम हैज चेंज्ड ओवर द टाइम। तो इसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मिलेगी आपको स्टॉक्स के प्राइस की, जिससे कि आप पता लगा सकते हैं।
और ये रिलेशनशिप बहुत तरीकों से निकाली जा सकती है। इसमें आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा तरीका यूज करते हैं। तो इसमें हिडन ट्रेंड को हम मोस्टली निकालने की कोशिश करते हैं कि भाई जो अगर हम अच्छे से चार्ट को पढ़ लेते हैं तो हम कुछ हिडन ट्रेंड्स को पता कर लेते हैं कि भाई आगे फ्यूचर में क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो इट्स ए पार्ट ऑफ टेक्निकल एनालिसिस एंड इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। स्टॉक चार्ट लाइक अदर चार्ट्स हैव टू एक्सिस। तो एक्सिस की हमने कल भी बात की थी। वन इज वर्टिकल, सेकंड वन इज हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल में देखिए वर्टिकल क्या होता है और हॉरिजॉन्टल क्या होता है। तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस ये वाली होती है, सिंपल सीधी लाइन, और वर्टिकल जो होती है ये वाली लाइन। ठीक, यहाँ पे आपके टाइम्स रहेगा। मान लीजिए आप जनवरी से स्टार्ट करते हैं, मंथ वाइज अगर मैं करूं, फरवरी, मार्च, इस तरीके से टाइम रहेगा और यहाँ पे प्राइस रहेंगे 200, 250, 300, ऐसे जो भी आप एक गैप लेना चाहें वो अपने हिसाब से। तो यहाँ पे वाई एक्सिस पे आपके प्राइस रहेंगे और एक्स एक्सिस पे आपके टाइमिंग रहेगा। द वर्टिकल एक्सिस डिस्प्लेस द स्टॉक प्राइस, दिस इज, और द ट्रेडिंग वॉल्यूम कोरस्पॉन्डिंग टू ईच पीरियड। वो आप बात करेंगे ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या होती है। देर आर मैनी टाइप ऑफ चार्ट फॉर टेक्निकल एनालिसिस, लेकिन चार जो हैं हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उनके अंदर भी हम केवल एक ही यूज करेंगे, लेकिन हमें इन चार की अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। लाइन चार्ट, बार चार्ट, पॉइंट एंड फिगर। पॉइंट एंड फिगर की जगह आप रैंको चार्ट यूज कीजिए। पॉइंट एंड फिगर ओल्ड चार्ट था, तो यहाँ पे रैंको चार्ट, ये बाई मिस्टेक लिखा हुआ है। कैंडलस्टिक चार्ट, तो मोस्ट इंपोर्टेंट चार्ट होगा कैंडलस्टिक चार्ट, जो कि हमारी स्टडी का पार्ट रहेगा 100%। बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस, अगर मोस्ट इफेक्टिव चार्ट कौन सा है, कैंडलस्टिक चार्ट है, एज दे आर इजी टू अंडरस्टैंड एंड मोस्टली यूज्ड एंड फ्रीली अवेलेबल ऑन ऑल द ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म इंक्लूडिंग ब्रोकरेज वेबसाइट। तो जो भी आप ब्रोकर यूज कर रहे हैं उस उसके प्लेटफॉर्म पे भी फ्री में मिल जाएगा आपको, और भी investing.com, tradingview.com, ये सारी, ये आप लिख लीजिए tradingview.com, जिसको मैं यूज करता हूँ, investing.com, www. आप लगा लेना। तो ये दोनों वेबसाइट जो है फ्रीली अवेलेबल हैं, आप इन पे चार्ट का यूज कर सकते हो और आपको कैंडलस्टिक चार्ट यहाँ पे फ्रीली अवेलेबल हो जाएगा। तो सबसे पहला जो चार्ट होता है लाइन चार्ट। देखिए इंट्रोडक्शन बहुत जरूरी है, यहाँ पे आप फोकस करना। ये मैंने रियल चार्ट लिया हुआ है डीएलएफ का, और यहाँ पे जो वन डे का चार्ट है एनएससी का, एनएससी पर ट्रेड होता है अपना डीएलएफ लिमिटेड, और उसका जो क्लोजिंग प्राइस है वो 330 रुपए 80 पैसे है। तो लाइन चार्ट क्या है, लाइन चार्ट आप अगर कोई भी चार्ट की इमेजिनेशन करते हैं अपने माइंड में, तो आप करेंगे ही केवल लाइन चार्ट की इमेजिनेशन, यानी कि एक चार्ट के ऊपर प्राइस का मूवमेंट आपको दिखाई देगा। आप एक लाइन खींचेंगे कि भाई जैसे कि यहाँ पे अक्टूबर में ये किस लेवल पर था, जहां करीब करीब 150-60 के आसपास, अगर हम इसको इससे मिला दें तो इस तरीके से ये 150-60 के आसपास था अक्टूबर मंथ में। ठीक, उसके बाद यहाँ पर नवंबर आया, तो नवंबर में ऊपर से नीचे आ गया, फिर ये दिसंबर में यहाँ पर आ गया, और अगर फरवरी की बात करें तो ये, और फिर अगर मई की बात करें तो यहाँ तक आया, फिर हम अगर जून की बात करें तो यहाँ तक, और अब जो ट्रेंड कर रहा है वो यहाँ पे ट्रेंड। तो ये क्या है, लाइन चार्ट इज द फिगर दैट परहैप्स ऑटोमेटिकली कम्स टू माइंड व्हेन यू थिंक ऑफ ए चार्ट। यानी कि जब भी आप इमेजिनेशन करते हैं किसी भी चार्ट का, तो लाइन चार्ट आपके दिमाग में सबसे पहले आता है। लाइन चार्ट हैज द स्टॉक प्राइस इंफॉर्मेशन ऑन वर्टिकल और वाई एक्सिस, तो दिस इज वर्टिकल, वाई एक्सिस, इस तरीके का आपको चार्ट मिलेगा। ठीक है, ये रियल चार्ट है, मैं आपको कोई भी थ्योरेटिकल एस्पेक्ट नहीं पढ़ा रहा हूँ। तो ये यहाँ पे आपको प्राइजेस मिल रहे हैं वाई एक्सिस पे, और कोरस्पॉन्डिंग टाइम पीरियड ऑन हॉरिजॉन्टल और एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे आपका टाइम पीरियड लगा हुआ है। क्लोजिंग स्टॉक प्राइस इज कॉमनली यूज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए लाइन। मान लीजिए
ये एक मंथ है और ये भी कोई भी डेट है, कोई भी दिन, तो हम वहां का जब इस तरीके से डॉट्स को मिलाएंगे तो ये क्लोजिंग प्राइस लेंगे, क्योंकि दिन में बहुत सारा मूवमेंट होता है, तो हम बनाने के लिए इसका क्लोजिंग प्राइस का यूज करते हैं। ठीक है, क्लोजिंग प्राइस का यूज करेंगे, ना कि ओपनिंग एवरेज, कुछ नहीं, सिंपल क्लोजिंग प्राइस का, और इन डॉट्स को मिला देंगे तो हमारी लाइन बनती चली जाती है। इसका यूज हम नहीं करेंगे, ठीक, इसका यूज नहीं करेंगे। ये सिर्फ आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने बताया है कि लाइन चार्ट होता है, ताकि आपको ये पता रहे कि भाई लाइन चार्ट क्या होता है। इससे आगे का जो कंसेप्ट है वो थोड़े अंडरस्टैंडिंग में ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। दूसरा चार्ट टाइप होता है बार चार्ट। यू कैन दिस वन, ये सिमिलर टू लाइन चार्ट है, लेकिन ये ज्यादा इंफॉर्मेशन रखता है। जैसे कि लाइन चार्ट के अंदर आपको यहाँ पे ये नहीं पता चल रहा है कि इस जगह, ये तो पता चल रहा है कि क्या हुआ है, मतलब ये प्राइस क्लोजिंग प्राइस है, लेकिन ये नहीं पता चला कि दिन में इसके अंदर क्या हुआ था उस दिन में। जैसे कि वनडे का चार्ट लिया तो उस दिन के अंदर हमें कोई भी इंफॉर्मेशन पता नहीं चल रही। तो इंस्टीड ऑफ ए डॉट, ईच marking on a bar chart is in the shape of vertical line. This is a bar, ये y vertical line, ठीक है। और with two horizontal lines, this is one horizontal and this is another horizontal on either side, दोनों साइड, ठीक है। The top end of each vertical line signifies the highest price of the stock traded at it during a day. So this is high, डे का हाई ये है और डे का लो ये है। while the bottom point signifies the lowest price at which it traded during a day. तो आपको ये क्या इंफॉर्मेशन, देखिए यहाँ पे लाइन चार्ट में तो केवल आपको एक बिंदु पता चल रहा था कि भाई एक पॉइंट आया और उस पॉइंट को आप जोड़ते चले जाएं। अगले दिन पॉइंट आया, फिर से क्लोजिंग प्राइस का, इसका क्लोजिंग प्राइस का पॉइंट आया, अगले दिन फिर आया, अगले दिन फिर आया, आप इनको जोड़ देंगे तो लाइन चार्ट बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक ही दिन में क्या हैपनिंग्स हो रही हैं, कितना ऊपर गया, कितना नीचे हुआ, कहाँ ओपन हुआ, कहाँ क्लोज हुआ, इस बार चार्ट से आप ये पता कर पा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि इस हॉरिजॉन्टल लाइन से आपको ये पता चल रहा है ओपन, इस हॉरिजॉन्टल लाइन से ये पता चल रहा है क्लोज, और यहाँ पे ये डे का हाई। कई बार क्या स्टॉक होता है, ओपन होता है मान लो 300 रुपए पे ओपन हुआ और डे का हाई गया 380, और डे के लो में उसने नीचे की तरफ 290 भी किया और क्लोज हो गया 350 पर। इसी तरीके से प्राइस का मूवमेंट होता है अगर आप देखते हैं तो। इस तरीके से अगर हम बात करें तो यहाँ पे 300, यहाँ पे 380, क्लोज हुआ 350 और लो किया 290। तो ये हमें इंफॉर्मेशन रही कि भी डे का हाई कितना था, लो कितना था, ओपन कितने पे हुआ, क्लोज कितने पे हुआ। या हम दूसरी भाषा में कहें कि हमें ये पता चल रहा है कि इसके अंदर दिन के अंदर इसने कितना मूवमेंट लिया या वोलेटिलिटी कितनी रही। तो हॉरिजॉन्टल लाइफ signifies the price at which the open during the day. On the right side it closes, and each mark on a bar chart tells you 4 things. ठीक है, 4 चीजें बताता, ओपन, क्लोज, हाई, लो। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ, ज्यादा इंफॉर्मेशन हमें पता चल रही है, इसके अंदर लाइन चार्ट से आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन पता चल रही है। तो ये हमारे एनालिसिस के लिए अच्छी चीज है अगर हम बार चार्ट का यूज करते हैं। bar chart is more advantageous than a line chart because in addition to price it also reflects price volatility. तो ये जो दिन का हाई लो बता रहा है, ये क्या बता रहा है हमें, वोलेटिलिटी। वोलेटिलिटी क्या होती है, कि फ्लक्चुएशन, आप फ्लक्चुएशन नॉर्मल भाषा में बात करें तो कितना फ्लक्चुएशन आया उसके ऊपर नीचे, कितना गया वो। तो इलस्ट्रेशन जो है यहाँ पे मैंने दिया हुआ है इसका। और अगर आप इसको रियल बार चार्ट देखना चाहते हैं डीएलएफ का, तो ये इस तरीके से देखिए, ये आपने इसका सिंपल सेम बार लाइन चार्ट है और इसी का आपने बार चार्ट यहाँ पे देखा। तो ये बार चार्ट क्या बता रहा है, देखिए लाइन चार्ट से आपको कुछ भी नहीं पता चल रहा, केवल ये पता चल रहा है कि कैसे वो क्लोजिंग प्राइस घूम रहा है, उसका चलता रह रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये पता कि भाई ये ट्रेंड में है, अपसाइड जा रहा है, यहाँ पे ये पता चला नीचे जा रहा है, यहाँ पे ऊपर जा रहा है, फिर नीचे गया, यहाँ पे ऊपर गया। लेकिन ये नहीं पता चल रहा है कि दिन के अंदर क्या हुआ, ओपन कब, क्लोज कितना हुआ, कैसे हुआ, कितना ऊपर जाना था, कितना नीचे गया, किस किस दिन। तो यहाँ पे हमें बार चार्ट से वो इंफॉर्मेशन
मिल रही है। मान लीजिए जैसे कि यहाँ पे हम बात कर रहे थे फरवरी में, तो फरवरी में यहाँ पे आया था, लेकिन एक ही दिन में स्टॉक ने इतनी बड़ी उछाल की एक दिन के अंदर, फिर दूसरे दिन यहाँ ओपन हुआ, फिर यहाँ क्लोज हुआ, लेकिन दिन का हाई ये किया, फिर यहाँ ओपन हुआ। तो ये रेड वाली जो कैंडल है, ये रेड, ये आपको बताती है। अच्छा, आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिमाग में आएगा इसको देखने के बाद कि भी कुछ तो ग्रीन है और कुछ रेड है यहाँ पर। तो ग्रीन वाली और रेड वाली में डिफरेंस क्या है? रेड वाली जो बार है यहाँ पर, उसका जो क्लोजिंग प्राइस होगा, तो ये अगर हम बात करें हाँ, इसका जो अगर बात करें तो मान लीजिए अगर ये इस तरीके से दिन में ओपन होता है, ओपन हुआ यहाँ पर, तो पहला लेफ्ट साइड में हमेशा ओपन आएगा। तो जो हमने एग्जांपल देखा था उस पे लेफ्ट साइड में ओपन आ रहा है, ठीक है, ओपन आया, क्लोज राइट साइड में आएगा। तो उसका जो ओपन है वो हमेशा क्लोज से ऊपर होगा, तो वो रेड बनेगा। रेड माने नीचे की तरफ आया, बियरिश है, नीचे की तरफ। बियरिश मीन स्टॉक नीचे की तरफ। बियर्स, बियर्स जो होते हैं वो हमेशा सेलर होते हैं, बुल्स जो होते हैं वो हमेशा बायर होते हैं, वो मार्केट को ऊपर लेकर जाते हैं बुल्स, और बियर्स नीचे की तरफ लाते हैं। तो हम इसको बियरिश बार बोलते हैं। जो रेड कैंडल, रेड बार बनती है यहाँ पे, उसका ओपन हाई पे होगा यहाँ पे लेफ्ट साइड में, क्लोज राइट साइड में होगा। ये दिन का हाई से इस तरीके से रहेगा और क्लोज यहाँ पे रहेगा, तो ये रेड बनाएगा आपका, ठीक है। ये रेड बनेगी जिस दिन आपका ओपन हाई पे हुआ, क्लोज लो पर हुआ, तो वहां पे आपकी रेड बार बनेगी। लेकिन अगर ग्रीन आप बार देखते हैं तो उसका जो ओपन होगा वो हमेशा क्लोज से नीचे होगा, यानी कि उस दिन स्टॉक ने एक अपसाइड का मूवमेंट दिया। तो जैसे कि अगर आप रिसेंट एग्जांपल देखना चाहते हैं तो जो 16 हाँ 16 तारीख की जो ट्रेडिंग है डीएलएफ के अंदर, तो ये ओपन हुआ था लगभग 325 के आसपास, उसके बाद नीचे गया 321 तक लगभग, और उसके बाद जो हाई किया दिन का 334 या 335 प्लस, लेकिन क्लोज जो हुआ है वो 330 रुपए के आसपास हुआ। तो ये बार चार्ट आप आराम से समझ सकते हैं और ज्यादा इंफॉर्मेशन के साथ आप एनालाइज कर सकते हैं टेक्निकल एनालिसिस के लिए, ठीक है। यहाँ पे ओपन अगर ग्रीन बननी है तो ओपन आपका नीचे होगा और क्लोज उसका ऊपर होगा। और ओपन जो होता है वो हमेशा लेफ्ट साइड की जो हॉरिजॉन्टल लाइन बनती है छोटी सी, और राइट साइड की जो क्लोजिंग हॉरिजॉन्टल लाइन बनती है वो हमें क्लोजिंग बताती है। बाकी जो हाई पॉइंट है उसको हाई बोलते हैं डे का, जो लो पॉइंट है उसका लो बोलते हैं डे का। वो रेड में और ग्रीन में दोनों में बराबर ही रहेगा। तो बार चार्ट हमें ये बता रहा है कि भाई इस दिन ग्रीन कैंडल, ग्रीन बार बनी, इस दिन रेड बार बनी। रेड बार वाले दिन क्या होगा कि प्राइस नीचे की तरफ गया होगा, मतलब अपने ओपन से, और ग्रीन वाले में क्या होगा कि ग्रीन वाले में क्या होगा कि यहाँ पे ओपन आपका पहले नीचे हुआ होगा और क्लोज ऊपर हुआ होगा। तो बार चार्ट आपके सामने ये प्रेजेंट है। अगर बार चार्ट में कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, क्योंकि बार चार्ट का आप कभी कभी यूज कर सकते हैं। एनीवन? ओके, नेक्स्ट आता है अपना रेनको चार्ट। तो रेनको चार्ट आई एम इंट्रोड्यूसिंग फर्स्ट टाइम। ये जापानीज ने डेवलप किया था, और ये जो हम लोग ब्रिक बोलते हैं ना अपने यहाँ पे, तो वहां पे जो रेंगा बोला जाता है जापानीज भाषा में, तो उसके नाम पर इसको रेनको चार्ट रखा गया। यानी कि ब्रिक्स बनेंगी यहाँ पे, सीरीज ऑफ ब्रिक्स बनेंगी, उसके बेसिस पे आप चार्ट का टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हैं। तो जापानीज ने डेवलप किया था रेनको चार्ट को, और इसके अंदर एक खासियत है कि ये टाइम को ज्यादा महत्व नहीं देता, मतलब टाइम होराइजन आप ज्यादा पता नहीं कर सकते, लेकिन इसमें प्राइस मूवमेंट को आपको पता करना पड़ेगा। तो जो ब्रिक्स बनेंगी आपकी,
जैसे कि आप इसका एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हैं। तो रैंको चार्ट लुक्स लाइक दिस। तो ये जो ये ग्रीन ब्रिक्स बन रही हैं या रेड ब्रिक्स बन रही हैं, यहाँ पे आप ब्रिक्स समझिए इनको, ये ब्रिक्स होती हैं, ठीक है, ये ग्रीन ब्रिक है। तो इसको वो रेंगो बोलते हैं, उसके नाम पे रैंको चार्ट जो है आपका बना। या इसको आप बॉक्स बोल सकते हैं, इसको बॉक्स भी बोला जाता है कि ये बॉक्स बना रहे हैं। तो यहाँ पे रैंको चार्ट इज डिफरेंट स्ट्रेटजी। तो इसको मैं डिटेल में आपको अलग से भी कराऊंगा। तो अगर आपको रैंको चार्ट यहाँ पे समझ नहीं आता तो कोई इशू नहीं है। रैंको चार्ट में एक अलग अपने आप में एक स्ट्रेटजी है, एक अलग अपने आप में स्टडी है उसकी। तो होता क्या है कि मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा थ्योरेटिकल बता दूं। न्यू ब्रिक कब क्रिएट की जाती है, मान लो जैसे कि यहाँ पे प्राइस स्टार्ट हुआ, ठीक, बिल्कुल शुरुआत में कोई भी, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना ली हमने, एक वर्टिकल लाइन बना, मान लो एक चार्ट बनाना है हमें रैंको। तो भाई कोई भी चीज 1 रुपए से स्टार्ट होती है या जीरो से के बाद एक ही आता है। 1 रुपए से स्टार्ट हुआ कोई भी शेयर, नया लिस्ट हुआ और 1 रुपए पे लिस्ट हो गया। अब यहाँ पे रैंको चार्ट जो स्टडी के अकॉर्डिंग वो कहते हैं कि भाई आप कोई ना कोई टाइम इंटरवल रख लो, प्राइस का कोई बॉक्स बना लो। मतलब इसका मतलब ये है कि 1 रुपए के बाद ही नई ब्रिक बनेगी। इंटरवल का मतलब है अगर आप 1 रुपए का इंटरवल रखते हैं तो नई ब्रिक जो बनेगी जब प्राइस 1 रुपया ऊपर या नीचे चला जाएगा तभी इसकी ब्रिक बनेगी नई। तो मान लो यहाँ पे 1 रुपए से स्टार्ट हुआ तो हमने पहली ब्रिक बना दी इस तरीके से 1 रुपए की। अब जितनी भी ब्रिक बनेंगी वो सब 1 रुपए की बनेंगी। और कब बनेंगी वो, मान लो यहाँ से 1 रुपए का और मूवमेंट कर दिया इसने 1 रुपए का, तो यहाँ पे एक नई ब्रिक बन गई। फिर इसने क्या किया कि 1 रुपया नीचे आ गया, ये यहाँ से ये इस नीचे से 1 रुपया और गिर गया, तो यहाँ पे एक ब्रिक बन गई। ठीक, फिर से इसने 1 रुपए का मूव दे दिया, फिर ऊपर चला गया, फिर 1 रुपए का और मूव दे दिया, तो यहाँ पे और दे दिया, फिर 1 रुपए का। तो 1 रुपए की एक ब्रिक बन गई। तो आप 1 रुपया भी रख सकते हैं टाइम इंटरवल, ओ सॉरी प्राइस इंटरवल, और आप 10 रुपए भी रख सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हैं। अब इसमें मैं टाइम की आपको इंपॉर्टेंस क्यों कम कर रहा हूं कि टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं करता। मान लो स्टॉक 1 रुपए पे ट्रेड कर रहा है और स्टॉक ने 5 दिन ले लिए, तो यहाँ पे आप क्या करते हैं कि यहाँ पे एक दिन, दो दूसरा दिन की एक वो बना दिया, तीसरा दिन, चौथा दिन और 5वां दिन, टाइम इस तरीके से प्लॉट करेंगे आप। लेकिन रैंको चार्ट कहता है कि भी 5 दिन में अगर एक ही रुपए का मूवमेंट आता है तो ब्रिक 5 दिन की नहीं बनेगी, उस 5 दिन की एक ही ब्रिक बनेगी। ऐसा नहीं कि 5 ब्रिक बन जाएंगी, तो 5 दिन की एक ही ब्रिक बनेगी। जब तक कि प्राइस यहां से 1 रुपए का मूव नहीं होता तो कोई भी ब्रिक डेवलप नहीं होगी। मान लीजिए यहाँ पे दूसरा एग्जांपल लेते हैं। 5 रुपए पे प्राइस चल रहा था, ठीक, 5 रुपए पे प्राइस चल रहा था और यहाँ पे ये 5 रुपए पे ये ब्रिक बनी हुई आई है आगे से। अब स्टॉक यहाँ से मूव नहीं कर पा रहा और आपने जो इंटरवल ले रखा है यहाँ पे 2 रुपए का ले रखा है कि 2 रुपए के बाद हम ब्रिक डेवलप करेंगे। अब 5 से प्राइस 5.5 पहुंच गया, नो ब्रिक। 5 से प्राइस 6 पहुंच गया, नो ब्रिक। 5 से प्राइस 6.90 पहुंच गया, नहीं, कोई ब्रिक नहीं बनेगी, चाहे वो 10 दिन में 6.90 पहुंचा। तो यहाँ पे 10 दिन हो जाएंगे लेकिन कोई ब्रिक डेवलप नहीं होगी। तो इसलिए टाइम का इंपोर्टेंस खत्म हो जाता है यहाँ पे। कब बनेगी ब्रिक, जब प्राइस 7 रुपए पे पहुंच जाएगा। तो यानी कि नेक्स्ट ब्रिक की कंडीशन ये है कि प्राइस जब 2 रुपए का मूव कर देगा तो नई ब्रिक डेवलप हो जाएगी और यहाँ पे ₹7, यहाँ पे 7 रुपए पे ये पहुंच जाएगा। अब आपने 2 रुपए का ही फिर से इंटरवल दे रखा है, तो जब तक ये 9 नहीं पहुंचता, यहाँ पे नहीं पहुंचता 9 पे, तब तक कोई ब्रिक डेवलप नहीं होगी, ये प्राइस यहीं पे रहेगा। तो इस तरीके से आपको देखना है इसको कि भाई जो प्राइस इंटरवल है, ए ब्रिक कैन बी एनी प्राइस साइज, 1 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, और ए न्यू ब्रिक इज क्रिएटेड व्हेन प्राइस मूव से स्पेसिफाइड प्राइस मूवमेंट। स्पेसिफाइड मीन्स लाइक दिस, 1 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया।
और ईच ब्लॉक इज पोजीशन एट 45 डिग्री। 45 यहाँ से मैंने इस तरीके से 45 डिग्री पे बनाया, एक यहाँ पे बनाया, फिर एक 45 डिग्री, तो ऑटोमेटिकली ये 45 डिग्री पे एंगल पे बनेगा। अब ब्रिक इज कलर्ड व्हाइट और ग्रीन, जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो ये अप साइड की ब्रिक्स है ये ग्रीन में है और डाउन साइड ब्रिक्स जो है वो सारी रेड के अंदर है। जस्ट लाइक ए बार चार्ट ए डेली कैंडलस्टिक सॉरी ये कैंडलस्टिक आ गया, while for the stock example, so Renko charts have a time axis but the time scale is not fixed. Some bricks may take longer time to form than others. तो ऐसा हो सकता है कि एक दिन के अंदर ही प्राइस 7 रुपए मूव कर गया तो अगले दिन आपकी एक ब्रिक बन जाएगी, लेकिन अगले जो 2 रुपए क्रॉस करने चाहे उसने तो वो हुए 20 दिन में या 1 महीने में, तो अगली जो ब्रिक डेवलप होगी वो आपकी महीने के अंदर होगी। तो इसलिए यहाँ पे टाइम जो है वो फिक्स नहीं होता, स्केल फिक्स नहीं कर सकते आप, ये बॉक्स साइज के ऊपर ज्यादा चलता है, ब्रिक साइज के ऊपर ज्यादा चलता है। तो इसकी एक डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन है ये चार्ट का ही पार्ट। तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसको लिया है कि रैनको चार्ट भी आपको आने चाहिए। कुछ लोग केवल रैनको चार्ट ही यूज करते हैं, और रैनको चार्ट जनरली किस लिए यूज किए जाते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा अच्छे से बताते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे बात करें तो देखिए ये एरिया, इस जगह ये सपोर्ट है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, इसने पहला रेजिस्टेंस यहाँ पे लिया, फिर जब यहाँ आना चाहा तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मिला इसको, फिर ये एक रेजिस्टेंस है तो यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया एक ये। तो इस तरीके से आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल जो हम आगे पढ़ेंगे वो समझ जाओगे कि इसके थ्रू हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल पता कर सकते हैं, इसलिए हम रैनको चार्ट की स्टडी भी करते हैं। अब अपना जो मोस्ट इंपोर्टेंट चार्ट है वो है कैंडल स्टिक चार्ट, और कैंडल स्टिक चार्ट इसलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, और जापानीज ने ये इवन वेस्ट से भी पहले डेवलप कर लिया था। जो वेस्ट में पॉइंट एंड फिगर चार्ट पढ़ाए जाते थे, जो हाथ से बनाए जाते थे, अब उनका यूज नहीं होता है, उससे पहले कैंडल स्टिक चार्ट यूज कर लिया था। एक कैंडल डेवलप होती है वहां पे कैंडल टाइप फिगर। तो इन द 1700 जापानीज एक बंदा था, उसने होमा नाम से, उसने इसको डिस्कवर किया था। और उसने कैसे डिस्कवर किया था, उसने कहा था कि भाई उसने एक लिंक देखा कि देयर इज ए लिंक बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई एंड डिमांड। जो राइस वहां पे ज्यादा होते हैं तो राइस की ट्रेडिंग के अंदर उसने प्राइस विद सप्लाई एंड डिमांड में एक रिलेशनशिप डेवलप किया, और उससे उस डेवलपमेंट के अंदर उसने इस पर्टिकुलर कैंडलस्टिक चार्ट का यूज किया और उसने अच्छे रिजल्ट्स पाए। तो जब वो इस चीज को कर रहा था तो उसने कहा कि भाई लिंक तो है प्राइस और सप्लाई के बीच में, और लेकिन यहाँ पे मार्केट जो है वो इमोशंस जो होते हैं ट्रेडर्स के उनसे बहुत इन्फ्लुएंस होती है। तो कोई ऐसा तरीका निकाला जाए जिससे कि हम इमोशंस के बारे में पता कर सके। तो उसने ये कैंडल स्टिक्स को लेकर आया वो, और कैंडल स्टिक्स जो है 1700 से लगभग 1700 सेंचुरी से और आज तक 400 साल से यूज हो रहा है, 300 समथिंग, तो 300 प्लस ईयर से यूज हो रहा है, और ओरिजिनेट हुआ था ये जापान के अंदर। ठीक है, कैंडल स्टिक शोज दैट इमोशन बाय विजुअली रिप्रेजेंटिंग साइज ऑफ प्राइस बूट्स विद डिफरेंट कलर्स। तो जैसा कि हमने अभी बार चार्ट के अंदर देखा था कि ग्रीन बन रही हैं, रेड बन रही हैं, तो इसी तरीके से मोर रिफाइंड वे में कैंडल स्टिक्स बनती हैं, और वो आपको इमोशंस बताती है कि कैसे इमोशंस ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द डे, या जो भी टाइम फ्रेम आप यूज करते हैं उससे कम टाइम, 1 घंटे का अगर आप बनाना चाहते हैं तो 1 घंटे का भी एक कैंडल बन जाती है, 5 मिनट की बनाना चाहते हैं तो 5 मिनट की भी कैंडल बन जाती है, 1 मिनट की बनाना चाहते हैं तो 1 मिनट की बन जाती है। क्योंकि हम लोग डिजिटल इरा में रह रहे हैं, कंप्यूटर एज में रह रहे हैं, तो यहाँ पर हर चीज ऑटोमेटिक डेवलप हो जाती है। उसके लिए सॉफ्टवेयर हैं, इवन वेबसाइट में फ्री tradingview.com, investing.com, तो उसके बारे में आप निश्चिंत रहें कि चार्ट्स को हम कहाँ फाइंड आउट करेंगे। बस आपको समझने की जरूरत है कि चार्ट्स डेवलप कैसे हो रहे हैं,
डेवलप अपने आप बने बनाए आपको मिल जाएंगे। तो traders use the candlesticks to make trading decision based on regularly occurring patterns that help forecast the direction of price. So यहाँ पे ट्रेडर्स करते क्या हैं, बहुत सारी कैंडल्स के पैटर्न्स को रीड करते हैं, स्टडी करते हैं और उसके बाद अपने डिसीजंस लेते हैं। तो देखिए इस तरीके का कैंडलस्टिक चार्ट होता है। तो यहाँ पे आपका कलर जो है ये रेड है, तो ये आपको समझ जाना चाहिए कि रेड कलर हमारा हमेशा निगेटिविटी को प्रेजेंट करता है और यहाँ पे बियरिशनेस को प्रेजेंट कर रहा है, यानी कि डाउन साइड मूवमेंट बता रहा है। और ग्रीन जो है हमारा वो हमारा अपसाइड का। तो मैंने आपको चारों जो भी टाइप्स हमने पढ़े हैं उनके अंदर मैंने डीएलएफ का एग्जांपल दिया है, सेम टाइम होराइजन लेने की कोशिश की है ताकि आप समझ पाए कि चारों चार्ट्स के अंदर क्या डिफरेंस है। तो सबसे सिंपलेस्ट वे होता है ये समझने का। यहाँ पे प्राइस गया, देखिए लाइन चार्ट बनता तो कुछ इस तरीके से बनता, ये आपको ठीक है इस तरीके से लाइन चार्ट बनता, लेकिन उससे बेटर प्रेजेंटेशन जो है आपकी ये कैंडलस्टिक चार्ट आपको दिखा रहा है। तो कैंडलस्टिक चार्ट इजी टू यूज है, फ्रीली अवेलेबल है, मोस्टली यूज है, सबके डिसीजन जनरली इसके ऊपर ही होते हैं, कुछ लोग स्पेशली अलग चार्ट यूज कर सकते हैं। और हमारी जो स्टडी का पार्ट रहेगा 100% हम लोग कैंडलस्टिक चार्ट के ऊपर ही डिस्कस करेंगे, कैंडल्स को समझने की कोशिश करेंगे कि कैंडलस्टिक चार्ट के अंदर किस किस तरीके के पैटर्न्स डेवलप हो सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि कुछ ग्रीन कैंडल्स बन रही हैं और कुछ रेड कैंडल्स बन रही हैं और आपको यहाँ पे बहुत सारी कुछ लाइंस नजर आ रही हैं। एक तो ये आपको मेन बॉडी दिख रही होगी, ये मेन बॉडी बोलते हैं जिसमें ग्रीन कलर भरा हुआ है, जैसे यहाँ पे जो 16 तारीख की। लेकिन आपको यहाँ पे ये एक लाइन और खिंची हुई नजर आ रही है, नीचे भी है एक ऊपर भी। तो इसका क्या रेलिवेंस है? तो देखिए ग्रीन कैंडल कब बनेगी? ग्रीन कैंडल तब बनेगी जब आपका ओपन प्राइस क्लोजिंग प्राइस से, ठीक है, क्लोजिंग प्राइस से, ये ओपन प्राइस है, ये क्लोजिंग प्राइस है, क्लोजिंग प्राइस से नीचे होगा। तो जैसा कि डीएलएफ के अंदर हमने बात की थी कि भाई करीब करीब ये आपका जो ओपन हुआ था 323 या 324 के आसपास, एग्जैक्टली नहीं पता। तो यहाँ पे हमने गैप 10 रुपए का गैप है तो अंदाजा लगा सकते हैं आप। तो 323 या 325 के आसपास ये ओपन हुआ, लेकिन क्लोजिंग प्राइस हमें दिख रहा है कि 330 रुपए 80 पैसे है। तो यहाँ पे इसने ग्रीन कैंडल बनाई। ठीक, जब ओपन प्राइस आपका क्लोजिंग प्राइस से नीचे होगा तब आपकी ग्रीन कैंडल बनेगी। अब यहाँ पे जैसे ये कैंडल है आपकी, ये वाली कैंडल ले लेते हैं। तो यहाँ पे ये ओपन प्राइस इसका ऊपर है और क्लोजिंग प्राइस इसका नीचे है। तो उस दिन, ये कोई भी दिन मान लो इससे, तो उस दिन जो क्लोज हुआ ये 298 के आसपास हुआ और ओपन जो हुआ था ये 305 या 6 के आसपास हुआ था। तो ओपन यहाँ पे 305 और क्लोजिंग जो है 298 के आसपास हुई। तो ये जो कैंडल हमें रेड वाली बता रही है, ये कह रही है कि भाई जो हमारी रेड कैंडल बनेगी उसका ओपन प्राइस हाई रहेगा, सॉरी हाँ ओपन प्राइस हाई रहेगा और क्लोजिंग प्राइस आपका लो रहेगा उस केस में। तो यानी कि दिन के जो प्राइजेस थे, जो ओपनिंग प्राइजेस थे, उनके बाद स्टॉक के अंदर सेलिंग आई, बेयरिशनेस रही और क्लोजिंग जो है उसकी डे के लो के अंदर हुई, मतलब ओपन से नीचे की तरफ हुई। तो हमारी रेड कैंडल यहाँ पर डेवलप हो जाती है। हम इसको बियरिश कैंडल भी बोलते हैं और ग्रीन वाली कैंडल को हम बुलिश कैंडल बोलते हैं। तो आप इसको बुलिश कैंडल बोलते जाता है ग्रीन कैंडल को, या बाई कैंडल बोला जाता है। और रेड कैंडल को, जितनी भी रेड कैंडल है सारी बियरिश कैंडल बोला जाता है। बियरिश का मतलब निगेटिव कैंडल और बुलिश का मतलब पॉजिटिव कैंडल, यानी कि प्राइस उस दिन बढ़ा जिस दिन बुलिश कैंडल बनी, बियरिश कैंडल जिस दिन प्राइस नीचे की तरफ गया अपना। अब यहाँ पे आप ये जो
दो लाइन है, इनका क्या रेलिवेंस है। हालांकि हम लोग चार्ट के पूरा एक एक स्टडी करेंगे एक एक कैंडल को, लेकिन मैं आपको आज ओवरव्यू दे रहा हूँ इसका। कल से हम लोग कैंडल स्टिक चार्ट को ही रीड करेंगे, कैंडल्स को समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे आपको एक सेकंड, यहाँ पे आपको ये जो लाइन दिख रही है इसको बोलते हैं अपर शेडो, शेडो बोलते हैं हम अपर शेडो, ठीक है। और इसको बोलते हैं हम लोअर शेडो। अब अपर शेडो लोअर शेडो अच्छा नाम नहीं है, तो हमने इसको नाम दे दिया टेल, और इसको नाम दे दिया हमने विक, ठीक है। विक ऑलवेज रिप्रेजेंट सेलिंग एरिया, ठीक है, सेलिंग एरिया, जहां पे हमें सेल नजर आ रही है कि ये डे का हाई था, लेकिन इसको नीचे की तरफ लाया गया और ये एक सेलिंग जोन है। तो अगर विक का टॉप है तो ये हमारा डे का हाई होता है, ठीक है, यहाँ पे। और अगर नीचे वाली जो टेल है उसका जो लोएस्ट पॉइंट होता है वो डे का लो होता है। तो अगर टेल का लो पॉइंट बोला जाए तो वो डे का लो रिप्रेजेंट करती है, उस दिन का जिसकी टाइम फ्रेम की आप कैंडल पढ़ रहे हैं, उस टाइम फ्रेम में, चाहे आप दिन की पढ़ रहे हैं, वीकली पढ़ रहे हैं, घंटे की पढ़ रहे हैं, या एनालाइज कर रहे हैं, तो उसमें अगर आपकी अपसाइड की एक शेडो है और उसका टॉप का जो, अगर आप उसको जोड़ेंगे तो वो डे का हाई बताएगा। तो यहाँ पे डे का जो हाई था वो लगभग 336 था, और डे का जो लो था वो 321 के आसपास था। तो नीचे का जो लोएस्ट पॉइंट है इस टेल का वो डे का लो होगा, और जो आपका अपर शेडो का हाईएस्ट पॉइंट है वो डे का हाई होगा। तो एक कैंडल हमें चार इंफॉर्मेशन दे रही है, ये बता रही है कि डे का हाई, ये डे का लो, ये यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस बता रही है, यहाँ पे ओपनिंग प्राइस बता रही है। तो आप देख रहे हैं एक कैंडल के अंदर हो क्या रहा है, ये कैंडल माने तो ये एक ऊपर की बॉडी, जो ऊपर की, इसको हम क्या बोलते हैं, विक, विक बोला जाता है, और इसको बोलते हैं हम टेल। तो अगर मैं इस पॉइंट को बोलूं तो ये क्या प्रेजेंट करता है, ये हमें बताता है डे का लो, लोएस्ट प्राइस ऑफ दैट पर्टिकुलर टाइम फ्रेम, ये हाई बताता है हमें। अच्छा, ये चीज क्या बता रही है, अगर ये ग्रीन कैंडल है तो ग्रीन कैंडल में ओपन यहाँ पे हुआ होगा, और अगर और क्लोज यहाँ पे हुआ होगा। अगर ये रेड है तो ओपन यहाँ पे हुआ होगा और क्लोज यहाँ पे हुआ होगा, जैसा कि यहाँ पे ओपन यहाँ पे हुआ, क्लोज यहाँ पे हुआ, ओपन यहाँ पे हुआ, क्लोज यहाँ पे हुआ, ओपन यहाँ पे हुआ, क्लोज यहाँ पे हुआ, ओपन यहाँ पे हुआ, क्लोज यहाँ पे हुआ। तो ये रेड कैंडल बन गई, ओपन यहाँ पे हुआ इधर की साइड और क्लोज यहाँ पे हुआ। ग्रीन की बात करें तो ओपन यहाँ पे हुआ, क्लोज यहाँ पे, ओपन यहाँ पे, क्लोज यहाँ पे। और इस छोटी कैंडल में ओपन और क्लोज लगभग सेम है, तो यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ पे क्लोज, यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ पे क्लोज। तो ग्रीन के अंदर हमारा ओपन हमेशा नीचे रहेगा क्लोज से, और मेन बॉडी को ओपन और क्लोज प्राइस हमारे मेन बॉडी की फॉर्मेशन करेंगे। यानी कि अगर मैं ये कहूँ कि ये बॉडी जो है, इसको हम बॉडी बोलते हैं, टेक्निकल भाषा में बॉडी बोला जाता है इसको, और इनको हम टेल बोलते हैं, और इनको हम विक बोलते हैं। अपसाइड की जो शेडो होती है, अपसाइड की जो लाइन होती है उसको हम विक बोलते हैं, डाउन साइड की जो लाइन होती है उसको हम टेल बोलते हैं, और ये बीच का जो हिस्सा है मेन बॉडी, इसको हम बोलते हैं मेन बॉडी। इसको जो बीच का हिस्सा है ये मेन बॉडी बोला जाता है। और मेन बॉडी क्या प्रेजेंट करती है, ओपन और क्लोज कहाँ पे हुए हैं। अगर ये मेन बॉडी आपकी रेड है तो ओपन हाई हुआ होगा यहाँ पे, क्लोज यहाँ पे हुआ होगा। अगर ये ग्रीन है मेन बॉडी तो आपका ओपन यहाँ पे हुआ, क्लोज। कई बार लोग क्या है डिफरेंट कलर यूज करते हैं, ब्लू और ब्लैक का कॉम्बिनेशन। तो ब्लू रिप्रेजेंट्स ग्रीन कैंडल और ब्लैक रिप्रेजेंट्स रेड कैंडल। कई बार लोग एक तरीके से फिल्ड और नॉन फिल्ड, मतलब हेलो कैंडल को यूज कर देते हैं, होलो कैंडल एक तरीके से। तो उसमें आपकी होलो कैंडल जो विदाउट फिल है वो बुलिश कैंडल है, और एक जो फिल्ड है विद ब्लैक कलर वो आपकी बियरिश कैंडल है। तो ये कैंडल स्टिक चार्ट का आपका यहाँ पे थ्योरेटिकल पार्ट और जो भी आपका टेक्निकल पार्ट है वो यहाँ पे कवर हो जाता है। तो थोड़ा सा थ्योरी और कवर कर लेते हैं। तो द लाइन we call it shadow wick at the upper and signifies the day's highest trading price. Okay,
द लाइन एट द लोअर एंड सिग्निफाइज द, जिसको हम टेल बोलते हैं, ब्रैकेट में टेल लिखा है, लोएस्ट ट्रेडिंग प्राइस. What makes candlestick chart an improvement over bar chart is that they give information about volatility throughout the period under consideration. Bar chart only display volatility that occurs within each trading day. Candlestick on candlestick chart are two shaded light and dark. तो लाइट एंड डार्क मतलब यहाँ पे आप ग्रीन और रेड की बात कर रहे हैं. तो आपको यहाँ पे जो वॉलेटिलिटी है वो ज्यादा किसी भी टाइम फ्रेम में आपको पता चल रही है, और ये बार चार्ट का ही एक इम्प्रूव्ड वर्जन है, और इसी को हम लोग अपनी स्टडी का पार्ट